नमस्कार प्यारे साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। हम पुराने पेपरों का जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर हैं उनका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहले हमने 2013 का जो पेपर था उसको हमने 3 वीडियोज़ में कंप्लीट किया। अब ऐसे ही हम जो हमारा 2015 में स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम इस वीडियो में उसके प्रश्न हम देखेंगे। ये श्रृंखला साथियों आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है अगर वास्तव में आप इसको ईमानदारी से देखते हैं और फिर आपको लगता होगा पढ़कर कि हाँ जो प्रश्न इन पेपरों में आए हैं वो आपकी सामग्री में है या नहीं, वो आपको याद है या नहीं, तो आप अपने स्तर का इससे पता लगा सकते हैं अच्छे से। आप देखिए आपके पास जो सामग्री है उसमें से आपको ये सारे प्रश्न लगभग मिल जाएंगे। ज़्यादातर प्रश्न तो इसमें से अधिकतर तो मेरे नोट्स हैं उसमें भी मिल जाएंगे, जबकि वो नोट्स बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर आपने कहीं से भी सिलेबस लिया है किसी ऐप से या किसी कोचिंग से आपने कोचिंग की है तो आपको सारे ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो मैं आराम से कर लूँगा या कर लूँगी। अगर कहीं कमी नज़र आती है तो आप उसको पूरा कीजिए, लेकिन अभ्यास ज़रूर कीजिए, इस समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो फ्लिट को माना है। बिंबवाद और प्रतीक जो है ये पहले पाठ्यक्रम में शामिल थे व्याख्याता के, अभी बिंब और प्रतीक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। हिंदी कविता में फेंटेंसी का मुख्य प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्तिबोध है। ये प्रश्न हमने 2013 का जो पेपर देखा था उसमें भी था साथियों, अगर आपको याद हो तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो मुक्तिबोध माने जाते हैं फेंटेंसी के प्रयोक्ता जो हैं वो। भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नव निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुब में अमिता सिताबा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास हो। 30 काव्यांश में छंद है, तो इसमें वसंत तिलका छंद है साथियों। ये चारों ही छंद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो इसको भी लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में निपुणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो ये भामह ने माना है। 5-7 जो आचार्य हैं संस्कृत के, 1-2 हिंदी के दे रखे हैं, तो उन आचार्यों को आपको याद रखना है कि किसने किसको काव्य प्रयोजन माना है। तो खासतौर से भामह को तो आपको याद रखना है, इन्होंने 6 को माना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4, तो ये हो जाएंगे। कलाओं में निपुणता और प्रीति और कीर्ति, ये 6-7 को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है, तो ये भामह हो जाएंगे। भट्ट नायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? तो ये इसमें इन्होंने स्टार लगा रखा है, ये प्रश्न जो है वो डिलीट किया है आरपीएससी ने। तो भट्ट नायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? तो ये आप बताएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं ना साधारणीकरण और वो, तो आप ये बताइए कि भट्ट नायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने कवि की अनुभूति के साथ साथ वहाँ का जो पूरा परिवेश होता है आसपास का, उस पूरे का साधारणीकरण हो जाता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, ये कथन किस पर लागू होता है? तो ये अर्ध सरकारी पत्र पर लागू होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है और इसमें हम सीधे नाम से संबोधित करके लिखते हैं, तभी ये अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। नहीं तो फिर अगर पद नाम से संबोधित करके लिखेंगे तो वो सरकारी पत्र हो जाएगा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ये है कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई। ये भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो आप इनको थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आपके अच्छे से हो जाएंगे। एक बार आपको लिख लिख के थोड़ा सा इनका अभ्यास करना पड़ेगा। अब मेरे ध्यान में नहीं है साथियों, थोड़ा सा ये पाठ्यक्रम में आपके शामिल है या नहीं है। अगर है तो आप इनको थोड़ा सा अभ्यास करो तो आप आराम से कर लोगे इनको। शब्दकोश की दृष्टि से ये 2 प्रश्न आए हुए हैं, सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसमें है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये इसमें रमेश सही नहीं है, राम प्लस ईश नहीं, इसमें रमा प्लस ईश आएगा, तो ये गलत है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपको यहाँ नहीं है। इन पर प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। ये यहाँ आप बहुत ज़्यादा मात खाते हैं। एक अभ्यर्थी का क्या रहता है कि वो पेपर प्रश्न को ढंग से पढ़ता नहीं है, वहाँ बहुत बड़ी गलती करता है। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते उसको ये लगता है ना कि हाँ ये प्रश्न तो मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे आ रहा है, तो वो भाव में बोर हो जाता है वहाँ, यानी अपने आप पर और कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको कि हाँ ये तो मुझे आ ही रहा है। और फिर वो जल्दबाजी में प्रश्न को पूरा ना पढ़ के लास्ट में कि हाँ है या नहीं है, अगला क्या पूछ रहा है, वो जल्दबाजी में टिक लगा देता है और फिर गोले भी काले कर देता है। जब बाहर आकर या किसी दूसरे से सुनता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर था, फिर वो माथा
पीटता है कि मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए साथियों आपको हर वीडियो में मैं थोड़ा बहुत ज़रूरी जो टिप्स हैं वो भी दे रही हूँ बीच बीच में, कि आप एक प्रश्न को 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर उसमें नहीं पूछ रहा है तो आप उसके गलत का निशान लगा लें, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उन ऑप्शनों को पढ़ें कि अगर ये नहीं हमें छांटना है। अगर हाँ पूछ रहा है तो उसमें आप सही का निशान लगा लें और फिर उसके अनुसार आप उन ऑप्शनों को पढ़ें कि हाँ हमें सही बताना है या गलत बताना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटे छोटे जो अनुभव हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको परीक्षा के समय में बहुत काम आएंगे। एक परीक्षार्थी पूरी मेहनत करता है, पूरी जी जान लगा कर रिविजन भी करता है, सारा काम करता है, लेकिन वहाँ 3 घंटे जो होते हैं ना परीक्षा कक्ष में, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो 3 घंटे आप अगर संतुलन बनाकर सही तरीके से पेपर हल कर देते हो तो आप सफलता के करीब पहुँच जाते हो। और अगर आप वहाँ अपना संतुलन खो देते हो, वहाँ अगर आप सही से पेपर हल नहीं कर पाते तो फिर आपकी भले ही कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप वहाँ मात खाई जाते हैं। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो इसमें सत मार्ग दे रखा है, इसमें सदमार्ग आएगा, नए नहीं आएगा, तय का दय हो जाएगा, सत प्लस मार्ग सदमार्ग। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो सीता और राम या हानि लाभ, हानि या लाभ, भाई बहन, इनमें या और आ रहा है, लेकिन परशुराम किसी का नाम है तो इसमें हम परशु या राम, परशु और राम इस प्रकार ऐसे नहीं कर सकते, तो ये द्वंद्व समास इसमें नहीं है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। तो चतुरानन आपको पता है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, तो ये द्विगु समास में नहीं आएगा, ये बहुवीरी समास में चला जाएगा। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो विधा जो है इसमें वी उपसर्ग नहीं है, विकट में भी है, विदग्ध में भी है, विषम में भी है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देख लीजिए आप, पड़ोसी और त्यौहार हमने पिछला पेपर हल किया था, उसमें भी दोनों जो के त्यौहार हुए थे, ये उदाहरण और इसमें भी आ गई। मैंने आपको बताया था त्यौहार भी आजकल पहले जैसे नहीं रहे, तो इसमें भी एक मात्रा आएगी। पड़ोसी भी आजकल पुराने समय जैसे नहीं रहे, स्वार्थी हो गए सभी लोग, तो पड़ोसी में भी एक मात्रा आएगी। ऐसे साथियों मैंने याद किया था इनको, इसलिए आपको बता रही हूँ। प्रतिनिधि में दी की मात्रा छोटी आएगी, लेकिन दंपत्ति शब्द जो है वो शुद्ध है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है, तो गोविंदा किसी का नाम होता है, इसमें प्रत्यय नहीं है। परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा, इन सभी में प्रत्यय है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो दावाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि होती है समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि होती है पेट की आग, और यज्ञाग्नि होती है यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको, तो दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। आगे साथियों उस समय प्रश्न किताबों से आते थे, तो अंतरा भाग 2 में संकलित किताबों के प्रश्न आ गए हैं 18 से लेकर 35 तक, इनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी किताबों से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाने हैं। अब सीधा हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में बिसलदेव रास्तों की नायिका का नाम क्या है, तो बिसलदेव रास्तों की नायिका का नाम राजमती है। ये प्रश्न भी कई बार दोहराया जाता है। जो 4-5 महाकाव्य हैं उनकी जो नायिकाएं हैं, जो नायक हैं, उनकी नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रास्तों को प्रामाणिक ग्रंथ माना है, तो श्याम सुंदर दास ने माना है, शुक्ल ने भी नहीं माना, बुल्लर ने सबसे पहले इसको अप्रामाणिक घोषित किया था, ओझा जी ने भी नहीं माना। तो पृथ्वीराज रास्तों को कुछ विद्वान प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक और कुछ बिल्कुल ही अप्रामाणिक मानते हैं। जैसे शुक्ल जी ने कहा था ये पूर्णतः जाली ग्रंथ है। तो आपको इन तीनों को अलग अलग याद करना है कि किस विद्वान ने प्रामाणिक माना है, किसने अर्ध प्रामाणिक माना है और किसने अप्रामाणिक माना है, वो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाता है साथियों। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आदिकाल की जो आपको चारों कालों की प्रवृत्तियां या विशेषताएं अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये प्रश्न घुमा फिरा कर हर बार पूछ लिया जाता है और इसका यही उत्तर होता है ज़्यादातर। इसका कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब आपको निशान लगा लेना है कि हमें गलत देखना है। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये गलत हो जाएगा। और हमेशा यही ऑप्शन बनाया जाता है गलत पूछने के लिए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम का उस समय कोई चित्रण नहीं था। उस समय तो अपने अपने जो राजा थे रियासत के, उन राजाओं का ही कवि अपने अपने रियासत के राजाओं का वर्णन करते थे। युद्धों का सजीव वर्णन साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नहीं है मतलब यही हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, तो ये राहुल शांकरत्यायन है। स से शांकरत्यायन, स से सिद्ध सामंत काल। मैंने तो ऐसे याद किया था, आपने किस प्रकार से याद कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ करके एक बार के लिए आपको अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है इन चीज़ों को। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है, तो कवितावली की अवधि नहीं है। आपको तुलसी जी की 12 रचनाएं शुक्ल ने प्रामाणिक मानी है, उनमें से 6 रचनाएं ब्रज भाषा में है और 6 अवधि भाषा में है। तो आपको वो अलग अलग याद करनी है। 6 रचना आप ब्रज भाषा की याद कर लीजिए, बचेंगी वो अवधि भाषा की बच जाएंगी। इस प्रकार से आपको इनकी भाषा याद करनी है 12 के 12 ग्रंथों की।
इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? तो परमानंद दास थे, गोविंद दास थे, कृष्ण दास थे, नाभा दास थे, अष्टछाप में शामिल नहीं थे। अष्टछाप के 8 कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए और वो किसके शिष्य थे ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो अग्रदास जी का संबंध नहीं है, ये निर्गुण संत काव्य भी नहीं आते हैं। रैदास आते हैं, कबीरदास आते हैं, धन्ना आते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये जॉर्ज गिरियर्सन का है। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और बहुत बार आप देखेंगे आगे के पेपरों में भी आएगी। ये रचना अक्सर पूछ ली जाती है रीतिकाल में से, तो आपको याद रखनी है ललित ललाम मतीराम। लास्ट में लाम आया है, मैंने तो ऐसे याद किया था मतीराम ललित ललाम, 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रसमंजरी देव की नहीं है, रसविलास है, अष्टयाम है, भवानी विलास है। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की है। श्रृंगार निर्णय, छंदमाला, कवि कुल कल्पतरु ये इनकी नहीं है, सेनापति कवित्र रत्नाकर है। भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये तो हमारे जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, ये हैं। ये ग्रंथ भी अक्सर पूछ लिया जाता है, ये रचना भी इनकी। इनमें से कवि ग्रानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, ये कथन सही नहीं है, यानी हमें ज्ञानानंद के बारे में गलत कथन छाटना है। तो उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, बिल्कुल सही है। वे प्रेम की पीर के कवि थे, ये भी सही है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया था। तो साथियों उन्होंने भाषा की अभिधा शक्ति का नहीं, व्यंजना शक्ति का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया था। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो ये बाकी की सही हैं, उनके लिए ज्ञानानंद के बारे में ये कथन जो वो गलत है। निम्नलिखित द्वारा रचित कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित नहीं है? तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है, तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये एक प्रेमाख्यान काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन सा कथन इन्होंने नंबर 1 कथन को गलत माना है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया। तो साथियों जहाँ तक मुझे याद है ये कथन सही होना चाहिए इसमें। और प्रेमाख्यान काव्य तो है ही पद्मावत, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन इसमें जो नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, मुझे ये कथन इसका गलत लगता है। आप बताना साथियों, आप अभी फिलहाल पढ़ रहे हो, मुझे 2 साल हो गए छोड़े हुए, थोड़ा सा धीरे धीरे मस्तिष्क से स्लिप होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो आप मुझे बताना इसमें से कौन सा कथन गलत होगा। मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन बुक वालों ने पहले प्रश्न को सही मान रखा है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने बीच में दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, ये भी सही है, हमें सही नहीं है, यानी गलत छाटना है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुरी भाव किए। तो इस चारों ही जो कथन है ये मीरा जी के बारे में सही है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था, स्टार लगा रखा है। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? तो मलुकदास जी हैं, जो आलसियों के कवि माने जाते हैं, उनका मलुकदास जी का संबंध राजस्थान से नहीं था। बाकी दादू दयाल, नागरीदास, संत पीपा, इनका संबंध राजस्थान से था। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, सही है, हमें गलत छाटना है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो आपने अगर कबीर जी को एक बार भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को तुरंत पहचान जाओगे इस लाइन को, कि वो कभी भी पूजा पाठ के जो पक्षधर हैं वो नहीं थे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं जो हैं उनके लिए रीतिकाल में रीति शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है। यहाँ सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं भी नहीं है। गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना भी नहीं है। वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं भी नहीं है। यहाँ रीति का अर्थ जो है वो यही लिया गया है कि जो भी हमारे काव्य के सारे गुण हैं, उन काव्य शास्त्रीय गुणों के आधार पर जो रचनाएं की गई थी उनको उनका रीति से अर्थ लिया गया था।
इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सच्चाई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त थे, सच्चाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रकृति का उन्होंने आलम्बन रूप में नहीं, उद्दीपन रूप में चित्रण किया था। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। सच्चाई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत छाटना है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो मैंने आपको बताया था, आपको 7-8 कवि जो है भारतेंदु मंडल के याद करने हैं। प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन को हमने कल ही जो वीडियो देखा था, जो छायावाद के समकालीन अन्य धाराएं थी, उनमें बालकृष्ण शर्मा को हमने, जो देशभक्ति से संबंधित रचनाएं थी उनमें हमने पढ़ा था बालकृष्ण शर्मा नवीन को। तो ये आपको याद रखने हैं। भारतेंदु मंडल के कवि कौन से थे, द्विवेदी युग के कौन से थे, छायावाद के कौन से थे, आपको अलग अलग याद होने चाहिए। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो भारत दुर्दशा है इनकी। प्रेम मोहिनी इनकी रचना नहीं है। नीलदेवी है, अधेड़ नगरी है। प्रेम मोहिनी रचना किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ये हमने आधुनिक काल का रिवीजन किया, तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको इसको याद रखना है। खड़ी बोली नाम आ जाए तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी संबंधित मैंने एक अन्य कथन है, वो भी आप लोगों से पूछा था शायद, या फिर ये बताया था मैंने आपसे, दूसरा पूछा था, लेकिन ये इससे मिलती जुलती 2 पंक्तियां हैं, अलग अलग लेखकों की हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी जो है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, जो आधुनिक काल की रचना मानी जाती है खड़ी बोली हिंदी की। ये हमारे 60 प्रश्न हो गए हैं साथियों। अगले जो हैं वो 60 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जो हमारे 30 क्वेश्चन बचते हैं जो साइकोलॉजी के आते हैं या ICT वाली यूनिट के आते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।